हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज अपन स्टार्ट करेंगे CS 305 का सेकंड चैप्टर है एयर पोल्यूशन। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या उनके टाइप्स हैं और उनकी जो एयर पोल्यूशन है उनके कारण अपनी ह्यूमन हेल्थ पे, अपने इन्वायरमेंट पे क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं और क्या क्या उनकी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनसे अपन एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। इनके बारे में इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपन टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर सोर्सेज और उनके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट, प्रदूषकों का वर्गीकरण। जो भी प्रदूषक हैं उनका वर्गीकरण किन अवस्था के आधार पर किया गया है। पहला है अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो अवस्था के आधार पर प्रदूषकों को दो प्रकार के रूप में बांटा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, पहला है गैसीय और दूसरा है कणीय। गैस जैसे SO2 आ गया, SO3 आ गया, तो उनको सबको SOx बोल दिया। तो SOx, NOx, CO जो भी गैसियस पोल्यूटेंट हैं वो सब इसमें आते हैं। कणीय पदार्थ हैं जो पार्टिकुलेट मैटर जिनको बोलते हैं, उनमें आता है PM10, PM2.5, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा। ये सारे हैं, ये आते हैं कणीय पदार्थों के बारे में। तो ये हो गया अवस्था कि किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या गैस अवस्था में है। दूसरा फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर कि उनका ओरिजिन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ से आए। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। फिर आता है उसमें रासायनिक संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि वो कार्बनिक है या अकार्बनिक है, कि कार्बनिक पोल्यूटेंट है या अकार्बनिक पोल्यूटेंट है। कार्बनिक पदार्थों में जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कोहल, एसीटोन आदि आते हैं, तथा अकार्बनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के यौगिक आते हैं। तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर हो गया। तो पोल्यूटेंट्स को तीन प्रकार पे बांटा जा सकता है। किस में? एक अवस्था के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। अब आता है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार से एयर पोल्यूशन हो सकता है। एक आता है नेचुरल एयर पोल्यूशन, मतलब प्राकृतिक रूप से एयर पोल्यूशन हो गया। दूसरा है मैन मेड, जो आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा निर्मित है, वो कहते हैं मानव जनित वायु प्रदूषण। पहला है नेचुरल एयर पोल्यूशन, प्राकृतिक वायु प्रदूषण निम्न कारणों से होता है। वोल्केनो, ज्वालामुखी विस्फोट से, आंधी तूफान से जिसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, साइक्लोन बनने से, फॉरेस्ट जंगलों में आग लगने से। तो ये जो सारे हैं वो नेचुरली हैं, उन पे अपना इतना कंट्रोल नहीं है, वो सारे नेचुरली नेचर के कारण होते हैं। दूसरा आता है मैन मेड पोल्यूशन, मानव जनित वायु प्रदूषण निम्न कारणों से होता है। जो आदमी जो करता है, जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, वो निम्न कारणों से होता है। उद्योग धंधों से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन इन्हीं से होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। फिर आता है गाड़ी मोटरों से निकलने वाले धुएँ से, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग से, घरेलू दहन जैसे घरों में अपन चूल्हा वगैरह जलाते हैं उनसे, डोमेस्टिक फायर जिसको बोलते हैं। एरोबिक डिकम्पोजिशन, पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसों से, जो अपन जैसे भी कचरा बाहर फेंक देते हैं तो उसका एरोबिक डाइजेशन होता है। एरोबिक मतलब एयर की उपस्थिति में जो डाइजेशन होता है, उससे जो गैसें निकलती हैं वो कहलाती है एरोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये हो गए एयर पोल्यूशन के प्रकार, कि किस प्रकार का एयर पोल्यूशन होता है, नेचुरल या मैन मेड। अब आते हैं अपन कि एयर पोल्यूशन जो हो गया उसके कारण अपने इन्वायरमेंट पे या अपने मानव के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले हार्मफुल इफेक्ट निम्न हैं। पहला, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव शरीर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑन प्लांट, पेड़ पौधों पर। इफेक्ट ऑन एनिमल, जीव जंतुओं पर। इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स, इमारतों पर। इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल पर, जलवायु पर। जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सारे किसके कारण हैं? एयर पोल्यूशन के ये है, एयर पोल्यूशन के कारण ही ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट एयर पोल्यूशन, कि उसके क्या क्या टाइप्स थे, क्या क्या उसके सोर्सेज थे और क्या उनके एयर पोल्यूशन का अपने ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा। अब आते हैं अपन कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोलिंग इक्विपमेंट अपन एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आता है एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट। तो उसमें एक आता है मल्टी क्लोन्स, जैसे नाम से आ रहा है मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, क्लोन मतलब साइक्लोन।
साइक्लोन के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उससे पहले हम मल्टीक्लोन। तो अगर 2 या 2 से अधिक साइक्लोनों को एक सीरीज़ में लगा देते हैं अपन, उनका सारों का आउटलेट एक कर देते हैं, तो वो होता है मल्टीक्लोन। वर्किंग सारी वही रहती है, केवल इसमें 2-3 साइक्लोन को एक साथ लगा देते हैं। जैसे जब कई साइक्लोन को जोड़कर उनका आउटलेट बना दिया जाए तो इस अरेंजमेंट को मल्टीक्लोन कहते हैं। मल्टीक्लोन के कारण ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है तथा पोल्यूटेट से ज़्यादा फाइन पार्टिकल रिमूव होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जैसे आप देखो इसमें क्या किया है, यहाँ से अपनी डर्टी एयर इन हो रही है, यहाँ से डर्टी एयर इन हुई जिसमें अपने पार्टिकुलेट मैटर अलग करनी है। डर्टी एयर कौन सी है, इसमें एयर प्लस पार्टिकल जो हैं कणीय पदार्थ हैं उनको अलग करना है अपने को, यहाँ से वो इंटर हुई है ना। फिर ये पहला साइक्लोन, दूसरा साइक्लोन, तीसरा साइक्लोन, चौथा साइक्लोन, ऐसे क्या किया अपन ने, सबको सीरीज़ में लगा दिया और इन सब का क्या किया अपन ने, जो आउटलेट है वो सबका एक कर दिया, आउटलेट सबका एक कर दिया। और जो नीचे से कलेक्ट हो रहा है ये है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब चारों का जो नीचे से आ रहा जो पार्टिकुलेट मैटर आएंगे वो नीचे से आएंगे, उनका सबका एक कलेक्ट कर लिया, वो हो गया कलेक्टेड आउटलेट। तो इस प्रकार सारे मल्टीक्लोन को सारे साइक्लोन्स को सीरीज़ में लगाकर उनका एक ही आउटलेट और एक ही जो डर्टी एयर निकलती है, डर्टी एयर जो अंदर जाती है वो एक है और आउटलेट इसका सबका कलेक्टेड है। तो इस प्रकार ये मल्टीक्लोन्स अपन यूज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रबर। स्क्रबर 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई स्क्रबर और वेट स्क्रबर। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला था ड्राई स्क्रबर। ड्राई स्क्रबर को गैसों में उपस्थित पार्टिकुलेट मैटर कणीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। स्क्रबर का यूज पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें एक सेल के अंदर पैकिंग लगाई जाती है जो रिंग स्ट्रक्चर में होती है, जैसे पैकिंग कॉलम होता है ना उस टाइप का। यह पैकिंग ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो गैस से रिएक्शन नहीं कर सकते। ये जो पैकिंग जो मटेरियल है, पैकिंग जिससे बनी हुई होती है वो गैस से रिएक्शन नहीं करते हैं तथा गैस में उपस्थित कणीय पदार्थों को पैकिंग बेड के द्वारा रोक लिया जाता है। जैसे ही गैस इस पैकिंग के अंदर से गुजरेगी तो जो इम्प्योरिटीज है, जो कणीय पदार्थ हैं, वो इस पैकिंग बेड के द्वारा रोक लिए जाएंगे। जब ये पैकिंग सेचुरेटेड होती है, मतलब जितने भी इसमें जो पैकिंग मटेरियल है जो अपने कॉलम में भरा है वो सेचुरेट हो जाता है, तब गैस का फ्लो अपन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं तथा बेड को रिमूव कर लेते हैं। जो बेड है ना, पैकिंग वाला बेड, उसको रिमूव कर लेते हैं तथा इस प्रकार यह स्क्रबर ड्राई बेसिस पर वर्क करता था। इस कार्य प्रणाली में किसी लिक्विड स्प्रे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। नीचे से इस कॉलम के जो इनलेट है वो नीचे होता है और ऊपर से क्लीन आउट गैस निकलती है और जो पैकिंग मटेरियल है उस पर जो अपने कणीय पदार्थ हैं वो चिपक जाते हैं, उनके द्वारा रोक लिए जाते हैं। ठीक, तो इसमें इसलिए इसको ड्राई करते हैं क्योंकि कहीं भी इसका लिक्विड का यूज़ इसमें नहीं हो रहा है। फिर आता है वेट स्क्रबर। वेट मतलब नाम से ही है, वेट मतलब गीला, इसमें अपन लिक्विड का यूज़ करेंगे। गैसों के मिश्रण में उपस्थित कणीय पदार्थों पार्टिकुलेट मैटर को अलग करने के लिए वेट स्क्रबर का यूज किया जाता है। वेट स्क्रबर का यूज किया जाता है। वर्किंग सेम ही है। कॉलम के नीचे से अपन क्या करते हैं, एयर देते हैं, जो डर्टी एयर है वो कॉलम के अंदर से देते हैं और ऊपर से अपन क्या करते हैं, लिक्विड का स्प्रे कराते हैं इसे फुहारे टाइप में। तो जैसे ही जो लिक्विड की बूंदें हैं वो एयर के संपर्क में आएंगी तो जो कणीय पदार्थ हैं वो बूंदों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस प्रकार अपन गैस को क्लीन कर लेते हैं। कार्य प्रणाली क्या है इसकी, डर्टी गैस में उपस्थित इम्प्योरिटीज़ को किसी ऐसे लिक्विड द्वारा डिजोल्व कर लिया जाता है जिसमें अशुद्धियाँ प्लस लिक्विड मिक्सर बॉटम से बाहर आ जाती हैं और प्योर गैस ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती है। वेट स्क्रबर एक सेल से बना होता है जिसके निचले सिरे से डर्टी एयर को एंटर कराया जाता है। एयर डिस्ट्रीब्यूटर से इस डर्टी गैस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सेल में हो जाता है। एयर डिस्ट्रीब्यूटर क्यों लगाते हैं, ताकि जो भी डर्टी एयर थी पूरे कॉलम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस प्रकार एयर अपवर्ड फ्लो करती है तथा टॉप से लिक्विड को नोजल की सहायता से स्प्रे कराया जाता है, जिससे जैसे ही लिक्विड ड्रॉप्स तथा एयर का कॉन्टैक्ट होता है गैस में उपस्थित कणीय पदार्थ लिक्विड्स में डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे ही जो डर्टी एयर है
वो लिक्विड की बूंदों के संपर्क में आई तो जो कणीय पदार्थ है वो लिक्विड की बूंदों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस प्रकार अपना क्या है, जो कणीय पदार्थ हैं वो डर्टी गैस से अलग हो जाएंगे और क्लीन गैस टावर के ऊपर से बाहर निकल जाएगी, टावर से निकल जाएगी बाहर क्लीन गैस जो है। ठीक है, इसके बाद अपन आता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। इसको सिंपली आप सेटलिंग चैम्बर भी बोलते हो। ग्रेविटेशनल इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेविटी के कारण इसमें जो कणीय पदार्थ हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, इसमें देखिए आप डर्टी गैस जो है यहाँ से एंटर होगी। ठीक है, डर्टी गैस का इनलेट ये है इस चैम्बर में और आउटलेट ये है। तो जैसे ही डर्टी गैस इंटर हुई यहाँ पे इसका क्या एरिया बढ़ गया। तो सेटलिंग चैम्बर में काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो काफ़ी बड़े एरिया में जैसे जो गैस एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी गैस की। तो जैसे ही डर्टी गैस की वेलोसिटी कम हुई, जो पार्टिकुलेट मैटर था उनमें क्या लगता है, उन पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, फिर नीचे जो होपर बने ना 3-4 होपर लग रहे हैं, उनमें क्या हो गए, वो पार्टिकुलेट मैटर कलेक्ट हो जाएंगे नीचे और डर्टी एयर में से पार्टिकुलेट मैटर अलग हो गए और क्लीन गैस बाहर निकल गई। तो सिंपल है, गैस अंदर आई, वेलोसिटी कम हुई और जो कणीय पदार्थ है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और वो नीचे बैठ गए और क्लीन गैस आउट हो गई। ठीक है, इस प्रकार जो है अपन इसमें अलग करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज़ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। यूज्ड वाइडली फॉर रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकुलेट्स फ्रॉम ड्राफ्ट फर्नेस एंड किलन जैसे अपन सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उनमें से जो बड़े पार्टिकल होते हैं 50 माइक्रोन की साइज़ के, 50 माइक्रोन या उससे बड़े जो साइज़ होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। समटाइम्स यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्री, फूड एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज प्री क्लीनर फॉर हाई एफिशिएंसी कलेक्टर, इसको प्री कलेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो ESP अपन आगे पढ़ेंगे, ESP का यूज़ कर रहे हैं अपन, तो उससे पहले अपन सेटलिंग चैम्बर लगाते हैं ताकि ESP की एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ठीक, फिर आता है साइक्लोन सेपरेटर। अब साइक्लोन सेपरेटर में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूटिलाइज टू सेपरेट द पार्टिकुलेट मैटर। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन यूज़ करेंगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो अलग होंगे। साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, 10 से 50 माइक्रोन की साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं उनको अलग कर सकता है, 10 से 50 की, और सेटलिंग चैम्बर 50 से ज़्यादा के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उनको अलग करता है। दिस इज़ यूज्ड मोस्टली इन इंडस्ट्री, मोस्टली इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर का। अब जैसे नाम से इसका पता लगता है कि साइक्लोन सेपरेटर मतलब उसमें साइक्लोन बनेगा और उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसके कारण वो है पार्टिकुलेट मैटर जो हैं वो अलग होंगे। अब देखिए, जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, गैस का जो इनलेट है वो कहाँ से होगा, यहाँ से गैस का इनलेट ये जो आ रहा है, गैस इनलेट लिखा है यहाँ पे। अब जैसे गैस अंदर आएगी तो इसमें ऐसे साइक्लोन बनेगा, ये साइक्लोन बनेगा और गैस नीचे आएगी और क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इसमें पार्टिकुलेट मैटर पे और वो इस साइक्लोन जो चैम्बर है उसके नीचे की साइड में कलेक्ट हो जाएंगे, जो नीचे की साइड में है ना वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएंगे और क्या होगा, जो क्लीन गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये क्लीन गैस साइक्लोन बनाती हुई बाहर निकल जाएगी, एग्जिट फ्लो जो है वहाँ पे क्लीन गैस आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार साइक्लोन सेपरेटर जो है अपना वर्क करता है, पार्टिकुलेट मैटर्स में नीचे से कलेक्ट हो जाएंगे और एग्जिट गैस कॉलम के टॉप से बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब आता है अपना ESP, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर बोलते हैं। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड कलेक्टिंग इट इन ए पॉजिटिव चार्ज सरफेस। सिंपली ऐसे समझो, जैसे नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इसमें अपन यूज़ करेंगे। तो क्या होता है इसमें, गैस के जो पार्टिकुलेट हैं, गैस में जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, कणीय पदार्थ हैं, उनको अपन चार्ज कर देते हैं, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उनको चार्ज कर देते हैं। जैसे मान लो अगर उन पे माइनस चार्ज है तो उनके आगे क्या लगाते हैं अपन, प्लस वाला चार्ज लगा देते हैं, तो माइनस प्लस पे जाके चिपक जाएगा। इस प्रकार इसका आगे डायग्राम आएगा उसमें समझते हैं। इसकी एफिशिएंसी होती है 99%, 99% इसकी एफिशिएंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है।
और ये किन पार्टिकल को रिमूव कर सकता है? 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को भी रिमूव कर सकता है। मतलब इससे ESP से गैस पूरी तरह क्लीन हो जाएगी, ऐसे अपन बोल सकते हैं। इतने छोटे पार्टिकल को भी ये रिमूव कर देगा। अब देखिए ये डायग्राम समझिए आप। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया है। अब जैसे आज वो दिख रहा है इसमें जो 3 ये है ना, 3 वाले 3 जो ब्लू आकार के इलेक्ट्रोड हैं उनको माइनस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया है ना। और जो प्लस वाले हैं, जो रेड कलर की आपको प्लेट दिख रही हैं, उनको प्लस से जोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज लगाया ना, हाई वोल्टेज लगाया, उसमें प्लस वाले से कनेक्टेड है कौन सा? रेड वाली प्लेट। और नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है ये जो सिलेंड्रिकल नुमा दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो 3 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं वो सारे कनेक्टेड हैं किससे? पॉजिटिव से, ठीक है। और जो ये रेड वाली 3 प्लेटें हैं ये सारी कनेक्टेड है प्लस से, ठीक है। तो प्लस जो कनेक्टेड है उस पर प्लस चार्ज आएगा और माइनस वाले पे माइनस आ जाएगा। अब क्या हुआ? जैसे ही गैस इधर से गैस का फ्लो इन हो रहा है, जो डर्टी गैस है जिसमें से अपने वो पार्टिकुलर मैटर अलग करने हैं, उस गैस का इधर से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब जैसे गैस का फ्लो हुआ तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड के संपर्क में आएगी, तो उस पर माइनस वाले के संपर्क में आने से जो कणीय पदार्थ हैं उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, उन पे माइनस चार्ज आ गया। और उसके बाद वो ये प्लेट लगी हैं लाल वाली, उन प्लेटों के बीच से गुजरते हैं। अब चूंकि प्लेटों पे प्लस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज है ना, तो पार्टिकुलर मैटर क्या करेंगे? इन प्लेटों पे चिपक जाएंगे, क्योंकि पार्टिकुलर जो कणीय पदार्थ थे उन पे पहले नेगेटिव चार्ज आ चुका था। तो इस प्रकार वो सारे प्लेटों पे चिपक जाते हैं और इस प्रकार ये ESP काम करता है। प्रिंसिपल क्या है ESP का? गैस सिस्टम पास्ड टू इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफ़ी हाई मेंटेन यहाँ पे किया जाता है। आफ्टर 2 इलेक्ट्रोड, 1 इज डिस्चार्जिंग, अदर इज कलेक्टिंग। जो 2 इलेक्ट्रोड हैं जिन पे नेगेटिव होता है वो होता है डिस्चार्जिंग, और जो कलेक्टिंग होता है वो होता है पॉजिटिव। जहाँ पे कलेक्ट होते हैं पार्टिकल उनको कहते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल ऑफ 100 किलोवोल्ट आर यूज्ड। लगभग 100 किलोवोल्ट का पोटेंशियल जो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका यूज किया जाता है। आयनाइजेशन क्रिएट एक्टिव ग्लो जोन कॉल्ड कोरोना, एंड गैस आयनाइजेशन इज डिसोसिएशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आयन इनटू फ्री आयंस। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। फिर आता है फैब्रिक फिल्टर और क्लॉथ फिल्टर या बैग फिल्टर। तीनों एक ही नाम है। ये भी कणीय पदार्थों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। फैब्रिक फिल्टर बोल दो, क्लॉथ फिल्टर बोल दो, या क्या बोल दो? बैग फिल्टर। फ्लू गैस इज अलाउड टू पास थ्रू ए वोवन फिल्म फैब्रिक। मतलब एक तरह से फिल्टर पेपर जो है उसके अंदर से अपन जो फैब्रिक है फिल्टर पेपर की तरह काम करता है, उसमें से गैस को अपन गुजारेंगे। तो फिल्टर जो पेपर क्या करेगा? फिल्टर पेपर फैब्रिक क्या करेगा? गैस को तो अलाउ करेगा जाने के लिए, लेकिन जो कणीय पदार्थ हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे। ये छन्ना हो गया एक तरह से। विच फिल्टर आउट पार्टिकुलेट मैटर, जो पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर आउट कर देगा। स्मॉल पार्टिकल आर रिटेन्ड ऑन द फैब्रिक। स्मॉल पार्टिकल हैं वो फैब्रिक पे ही चिपक जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे वो। कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस वर्टिकल बैग्स, 120 से 400 mm डाया के और 2 से 10 मीटर लॉन्ग वो जो ये होते हैं वर्टिकल बैग्स होते हैं। जो बैग फिल्टर होते हैं ना, उनकी संख्या काफ़ी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे काफ़ी सारे बैग लगे होते हैं जिनके ऊपर फैब्रिक लगा होता है। उनके अंदर से फिर गैस जाएगी, तो जैसे गैस गुजरेगी तो गैस तो निकल जाएगी, गैस तो पास कर जाएगी, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर उसको पास नहीं कर पाएंगे। और ये क्या करता है? रिमूव पार्टिकल अप टू 1 माइक्रोन तक के जो पार्टिकुलेट मैटर उनको रिमूव कर सकता है। एफिशिएंसी होती है इसकी 99%। ठीक है, लेकिन ESP की तुलना में इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। यहाँ पे देखो, आपको इसमें दिखाया गया है ये जो बैग फिल्टर लगा है, इसके दो जोन बना दिए इसने। 2 जोन बनाए गए यहाँ पे, एक तो ये जोन है और दूसरा वाला जोन ये है। अभी ये है वर्किंग कंडीशन में। इसका क्या, एक जोन वर्किंग में होता है तो दूसरा क्लीनिंग सेक्शन, क्लीन हो रहा होता है, उस टाइप में चलता है। जब वो दूसरा क्लीन हो जाएगा तो उसको वर्किंग में ले आएंगे, और जो पहले वर्किंग में था उसको फिर क्लीनिंग प्रोसेस में ले आएंगे। तो ये है।
तो इसमें क्या है, फैब्रिक फ़िल्टर होता है, फैब्रिक फ़िल्टर होता है, उसके अंदर से क्या करते हैं अपन, गैस गुजारते हैं। तो गैस तो ऊपर जो सबसे ऊपर था वहाँ से क्लीन आउट हो गई, ये जो यहाँ से गैस क्लीन होती है, और सेम नीचे जो फैब्रिक फ़िल्टर है उन पे पहले तो गैस वो पार्टिकुलेट मैटर चिपक जाएंगे, और जब क्लीनिंग प्रोसेस होता है इसको वाइब्रेशन करके वाइब्रेट करेंगे ना इसको फिल्टर को, तब वो झड़ जाएंगे, जो भी पार्टिकुलेट मैटर उस पर चिपके हुए थे वो झड़ जाएंगे, और नीचे यहाँ पे अपन कलेक्ट हो जाएंगे वो वाले सॉलिड डिस्चार्ज जो है, यहाँ से अपने को पार्टिकुलेट मैटर मिल जाएंगे। नीचे लिखा ए बैग फिल्टर इज एन इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्री इक्विपमेंट, मतलब इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड प्रोमिनेंटली इन ए स्टीम बॉयलर हाउस चैम्बर असेंबली, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर। सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर का जो रिमूव करने के लिए इसको क्या है, जो पार्टिकुलेट मैटर है सल्फर डाइऑक्साइड है उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन मेनली इसका यूज पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है कंट्रोल ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर गैसेज, कि अपन ने कणीय पदार्थ तो अलग कर दिए ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेंबर से, साइक्लोन सेपरेटर से, ईएसपी से, बैग फिल्टर से, इनसे क्या कणीय पदार्थ तो अपन ने अलग कर दिए पार्टिकुलेट मैटर तो, लेकिन अब जब ऑक्साइड है, सोक्स नॉक्स है, CO है, उनको अलग करना तो क्या करें। तो वायु में उपस्थित ऐसे ऑक्साइड जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख ऑक्साइड निम्न हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिनको शॉर्ट में नॉक्स भी बोल दिया, उनमें आते हैं NO2, NO3, N2O5, N2O, ये आ गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर के ऑक्साइड हैं और कार्बन के ऑक्साइड हैं। तो ये जो अगर ऑक्साइड अगर एयर में उपस्थित हैं तो एयर कहलाती है पोल्यूशन, एयर पोल्यूट हो जाएगी, एयर पोल्यूट हो जाएगी, इनको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। उपरोक्त ऑक्साइड को कि एयर में कंसंट्रेशन कम करने अथवा रोकने के लिए निम्न विधियों का यूज किया जाता है। अगर ये जो इम्प्योरिटीज़ अगर एयर में हैं तो निम्न विधियों का अपन यूज करके उनको अलग कर सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन है, कंडेंसेशन है, कंबसन है। इनके द्वारा अपन ये जो एयर पोल्यूटेंट हैं इनको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना एयर पोल्यूशन के चैप्टर में अपन ने ये डिस्कस किया कि क्या क्या उसके टाइप हैं, क्या सोर्सेज हैं, और जैसे पार्टिकुलेट मैटर हैं तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं, और जो ऑक्साइड प्रेजेंट हैं तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। ऑक्साइड को अपन 4 मेथड से एडजॉर्प्शन, कंडेंसेशन और कंबसन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक्स।